हेलो एवरीवन, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग रियली ग्रेट। आज मैं आप सभी के साथ एक नए ऑथर को लेके आई हूँ और आज की डिस्कशन थोड़ी सी अलग होगी जो हम करते हैं रोज। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत गुप्ता और आज उनके एक किताब के बारे में बात करेंगे जो एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस है, जूलॉजी। बुक के बारे में स्टार्ट करने से पहले लेट मी गिव अ वेरी शॉर्ट इंट्रो अबाउट सर टुडे। So, Dr. Lakshmikant Gupta has completed his PhD from IIPM PR Kanpur and qualified CSIR NET. After this, he was appointed as lecturer slash assistant professor in DAV College Kanpur. So, I also would like to say he has 3-year research experience as CSIR SRF in Indian Institute of Pulses Research Kanpur and 5 years of teaching experience as lecturer or assistant professor. So we know how profound or how experienced he is in this field and how relevant this will be to talk about this book. So, sir, welcome to our channel. We are really happy to have you here. Thank you, ma'am. Thank you. So first of all, congratulations on your publication. I believe this book is really be very beneficial for all the students out there. So, what was the initial idea? Why did you think of publishing a book such as this? मैम बेसिकली ये हुआ कि मैं लगभग 24 ईयर से पढ़ा रहा हूँ नीट की कोचिंग के लिए। तो इसमें देखिए मैंने जो प्रॉब्लम देखी बच्चों के लिए वो ये देखी कि मार्केट में कोई ऐसी बुक अवेलेबल नहीं है जो कि रीजन सेशन बेस्ड हो, स्टेटमेंट बेस्ड हो और जिसमें क्वालिटी क्वेश्चंस हो। तो इसका लेकुना मार्केट में काफी बड़ा था जिसको पूरा करने के लिए मैंने ये बुक लिखी है। और इस बुक में क्वालिटी क्वेश्चंस ही हैं और इसमें रीजन असर्शन, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, ट्रू फॉल्स या फिर लिस्ट 1 लिस्ट 2 टाइप के क्वेश्चंस हमने रखे हैं जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। जी सर। सो आपने इतने साल का एक्सपीरियंस जो है आपका, तो ऐसा कुछ आपने चेंजेस देखा है कि स्टार्टिंग में स्टूडेंट जो है अलग तरीके से प्रिपेयर करते थे, आजकल अलग तरीके से कर रहे हैं? ऐसा कुछ आपने बिगन मतलब चेंज देखा है ओवरऑल सिनेरियो? जी, इसमें देखिए जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उस समय बहुत ज्यादा मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा हुआ करता था और उस समय जो AIPMT के नाम से नीट हुआ करता था और उसमें बहुत सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ चीजें पूछी जाती थी। आज की डेट में क्योंकि कोरोना के बाद से एक नया दौर नीट के एग्जाम में पाया गया है जिसमें कि NCERT फोकस्ड क्वेश्चन पेपर ही पाया जाता है। आप ये मान के चलिए कि लगभग लगभग पूरा पूरा पेपर NCERT की लाइंस के बेस पर बन रहा है जो कि बच्चों के लिए एक अच्छी चीज है कि भाई बच्चों को बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी करने की जरूरत इस समय नहीं पड़ रही है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट भी देखा जा रहा है जिससे बच्चे कम पढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक अच्छा मतलब मेरे को जो अच्छा नहीं लगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, सिस्टम चेंज हो रहा है तो हमें सिस्टम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा। जी सर। सर, आप जैसे बोल रहे हो सिस्टम चेंज हो रहा है, तो इस पे आप कुछ ऐसे टेक्निक्स हो या कोई मेथड्स हो आप स्टूडेंट को मतलब बता सकते हो कि जिससे वो बेटर स्कोर कर पाए? मतलब ऑब्वियसली कोई शॉर्टकट नहीं है, पर कोई भी ऐसी तकनीक आप बता सकें। इसका सीधा सा सिंपल तरीका ये है कि देखिए NCERT को हमें बहुत बार पढ़ना पड़ेगा। अब जो करंट सिचुएशन है, जैसा मैंने कहा कि सिस्टम चेंज हो रहा है और सिस्टम चेंज होने की वजह से हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा, तभी हम नीट में एक बहुत अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं या एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें NCERT को थॉरोली पढ़ना पड़ेगा और एक नहीं कई बार पढ़ना पड़ेगा और ऑथेंटिक बुक्स जो हैं वो हमें लगानी पड़ेंगी। जैसे कि जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस जूलॉजी मैंने लिखी है, ये एक बहुत ही क्वालिटी बुक है। अगर बच्चे इसको लगाते हैं तो ये मान के चलिए एक भी सवाल इस बुक की लाइन के बाहर नीट में आज की डेट में आना संभव नहीं है। तो मेरा ये अनुमान है कि नीट का पूरा पेपर इस बुक के क्वेश्चन इस क्वेश्चन मतलब बुक के क्वेश्चन से कहीं ना कहीं मिलने ही वाला है। राइट। तो सर, ये होता है कि
जब भी हम किसी टॉपर का इंटरव्यू देखते हैं तो उनसे जब पूछा जाता है कि आप कौन से बुक्स पढ़ते थे या कौन सी किताबें पढ़ते थे, वो हमेशा एनसीईआरटी को रेफर करते हैं, जैसे मैंने देखा है। बट हम्म। क्या आपको लगता है कि बस एनसीईआरटी एनफ है किसी भी एग्जाम को टॉप करने के लिए, या मतलब अच्छे मार्क्स लाने के लिए? देखिए, टॉपर बनने के लिए एनसीईआरटी केवल सफिशिएंट नहीं है, ये सच्चाई है। और इसीलिए अगर आप ओवरऑल चेक करोगे तो पूरा पढ़ के एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। मतलब हम्म। ओवरऑल आपने आपने पहले अच्छे से पढ़ा, उसके बाद आप बेसिकली एनसीईआरटी पे फोकस ज्यादा हो गए। ये नहीं है कि केवल एनसीईआरटी पढ़कर आप सेलेक्ट हो जाओगे या बहुत अच्छी रैंक ला पाओगे, ऐसा मेरी समझ से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी गागर में सागर जैसे भरा है उस तरह से लिखी गई है। तो हम्म। एनसीईआरटी में अगर आप एक एक लाइन एक एक वर्ड को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसी एक्सपर्ट जो मान लीजिए टीचर्स हैं या एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं, उनसे आपको कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, तो क्योंकि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है तो मैं इन चीजों को जो हमारी जो बुक है उसमें इनकॉर्पोरेट कर चुका हूँ। इसके ये जो बुक है इसमें हर छोटी छोटी बात को मद्देनजर रखते हुए, यानी उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये बुक डिजाइन की है। बिल्कुल। और सर ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं जूलॉजी के, जो भी मतलब मैंने देखा है ऐसे जनरली बच्चे ज्यादातर जूलॉजी में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। मतलब मैं भी एक टाइप पे थी बायोलॉजी की स्टूडेंट, तो मेरा इंटरेस्ट भी जूलॉजी में ज्यादा था। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है पढ़ाई करना, उसको याद रखना हम्म। स्पेसिफिकली। जी तो जी। इसके लिए आप कुछ सजेस्ट करोगे उनको कि वो कैसे इस चीज को बेटर कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहली बात है कि जिन टीचर्स से हम पढ़ रहे हैं हम्म। उनके अगर कॉन्सेप्ट अल्ट्रा एचडी हैं, यानी कि 4K जिसको हम कह सकते हैं, हम्म। अगर वो कॉन्सेप्ट्स हैं यानी उनमें अल्ट्रा एचडी उनकी ब्रेन में क्लैरिटी है, तो हमारे जो स्टूडेंट्स होंगे उनके ब्रेन में भी क्लैरिटी होती है। तो हम्म। सबसे पहली बात, हमें ऐसे टीचर से पढ़ना चाहिए जूलॉजी जिनके कॉन्सेप्ट पहले से ही क्रिस्टल क्लियर हो। हम्म। अगर टीचर के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो बच्चों के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसको सब्जेक्ट टफ लगने लगता है। और हमें ऐसी बुक भी पढ़नी चाहिए जिसमें कि इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दिखाई देती हो। तो मेरा ये मानना है कि अगर हमें किसी सब्जेक्ट को सरल बनाना है तो हमारे हम्म। पास ऐसे फैकल्टीज होने चाहिए जिनको वो सब्जेक्ट पहले से ही इतना सिंपल लगे, ताकि वो बच्चे को और सरल ढंग से अपनी चीजों को समझा सके। लेकिन सर एज ए स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में ये बात करूंगी कि एक स्टूडेंट को कैसे पता चलेगा कि इनके टीचर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर है कि नहीं? क्योंकि हम भी तो कहीं ना कहीं मतलब सीखते ही हैं। तो उस चीज को हम कैसे इवालुएट कर सकते हैं कि हमारे टीचर जो हैं वो कितना एफिशिएंटली चीजों को देखते हैं? उस चीज को समझने का एक और मेथडोलॉजी होती है कि अगर आप कहीं पढ़ रहे हैं और टीचर्स आपको बहुत पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम्म। आप जब जैसे नीट्स के प्रोस्पेक्ट में अगर हम बात करें कि आपने क्वेश्चंस लगाए और आप क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे हैं हम्म। और आप पढ़ बहुत रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो टीचिंग मेथडोलॉजी है वो फेल हो रही है, और आपको तुरंत पहचान जाना चाहिए कि यहाँ पर पढ़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि टाइम वेस्टेज जो है नहीं कर सकते हम। क्योंकि आपको भी पता है कि इतना बड़ा सिलेबस है, और गलत अगर हम टीचर के कांटेक्ट में आके और अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो ये चीज सही नहीं है। यही मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आज की डेट में जो यंगस्टर्स हैं वो काफी ब्रिलियंट आए हैं, लेकिन अगर वो थोड़ा और पढ़ाई पे ध्यान दें तो हम देश को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि टीचर्स बहुत अच्छे होने चाहिए देश में, और अगर उनके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो वो बच्चों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे। तो इसमें हम ये भी भाई जो हमारे आसपास जो लोग हैं उनसे फीडबैक लिख सकते हैं कि ये टीचर कैसे हैं, और इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल। सो सर आपका काफी लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा है, 24 साल का। सो आपने बहुत सारी चीजें अपने प्रोफेशनल करियर में भी सीखी होंगी एज अ टीचर। तो अगर मैं पूछूं कि आप बाकियों को क्या एडवाइस देना चाहते हैं जो आपकी पोजीशन पे ही हैं, या
आपसे मान लीजिए थोड़े मतलब अभी स्टार्ट किया है एज अ टीचिंग जर्नी, और उनको आइडिया नहीं है कि कैसे एक बेटर हम टीचर बन सकते हैं, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? देखिए, मेरा सीधा सा यही कहना है कि डेली जो आपको वर्क मिलता है, जैसे कि आप मान लीजिए किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं, तो वहां पर कुछ ना कुछ असाइंड वर्क होते हैं, तो उनको बहुत ज्यादा ईमानदारी से करना चाहिए। पहले तो टीचर की क्वालिटी ये होती है। दूसरा, उसमें मेरा ये मानना है कि टीचर्स को ज्यादा डिसिप्लिन रहना चाहिए। ज्यादा डिसिप्लिन रहने से क्या होगा कि हम फालतू बातों में नहीं पड़ते हैं, जिसकी वजह से हम ज्यादा फोकस रहेंगे और हमारा जो परफॉर्मेंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाएगा। तो जो यंगस्टर्स हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं, मैं उनको यही सलाह देना चाहूंगा कि वो मेहनती ज्यादा रहें और अपने काम से काम रखें। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैंने सीखा है जीवन में। और ऐसे भी होता है कि बहुत बार स्टूडेंट्स नीट का प्रिपेयर करते हैं या आईआईटी की प्रिपरेशन में फेलियर, जो कि बहुत कॉमन है, बहुत ही ओवरवेल्म हो जाते हैं और उनको पता नहीं होता है कि क्या करें। या कुछ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टाइम दे देते हैं, 4-5 साल भी दे देते हैं ऐसे एग्जाम्स को। तो जी, आप कुछ मतलब कहना चाहते हैं कि उस चीज से कैसे डील किया जाए? देखिए, मेन चीज होती है पैशन आपके अंदर कितना है। तो अगर हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें अपने अंदर के पैशन को और ज्यादा स्पार्क देना होगा, ताकि हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको जल्दी से जल्दी अचीव कर सकें। अब एक बच्चा मान लीजिए ऐसे बैकग्राउंड से आता है जहां पर उसको भाई कभी गाइडेंस नहीं मिला कि उसको जो है कहीं कोई टीचर इस तरह के मिले जिससे सिलेक्शन जल्दी हो जाए, तो फिर उसको टाइम थोड़ा लग जाता है। लेकिन हम यही कहना चाहेंगे कि आपको एक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ही तैयारी करनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए। जैसे नीट जैसे एग्जाम है, उसमें अगर बहुत ज्यादा आप डिले कर रहे हो, क्योंकि ऑलरेडी आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर एमएसएमडी करना पड़ेगा, तो लगभग ये काफी बड़ा सफर है। और अगर हम इसी की तैयारी में 5 साल अगर वेस्ट कर दे रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज नहीं है। तो इसीलिए फिर से मैं देखिए वहीं पे आ रहा हूँ कि क्वालिटी टीचर्स और क्वालिटी बुक्स, ये दोनों ही बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और अगर हम इसको सही समय पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, तो अल्टीमेटली हमारा जो करियर है वो भी काफी हद तक डिलेड होता चला जाएगा और हमारे जो टारगेट्स हैं वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। जी सर, बिल्कुल। और जैसे कि आपने ये बुक अभी पब्लिश किया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि जो भी रीडर्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, इसको पढ़ें? उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, या कोई भी मतलब चीज जो आप बोलना चाहते हो? देखिए, मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि ये बुक इंडिया की पहली बुक है जिसमें इतने ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस एक साथ हैं। हम्म। ये एक पंच लाइन है जो कि हमें याद रखनी चाहिए हमारी बुक के लिए। और इंडिया की कोई बुक ऐसी नहीं है जो एनसीईआरटी की एक एक लाइन को इस तरह से कवर कर रही हो। इस बुक की जो खासियत है या जो क्वालिटी है, वो हर लाइन उसकी एनसीईआरटी पे फोकस्ड है। इसमें क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करने वाली बहुत सारी चीजें हमने इनकॉर्पोरेट भी करी हैं। तो हम्म। अल्टीमेटली ये जो बुक है, पैन इंडिया सबसे अच्छी बुक है अभी तक जो कि मार्केट में अवेलेबल है। तो मेरा यही मानना है, सारे स्टूडेंट्स को ये लेनी चाहिए। और आप देखिएगा 2 से 3 साल के अंदर ये बुक पूरे इंडिया में एक अपना एक राज का दौर, यानी कि जिसको आप कह सकते हैं कि पूरा एक शासन करने की तैयारी में है। तो मेरे को यही लगता है कि ये बुक बहुत जल्दी पूरे मार्केट में एक अच्छा गोल जो है वो अचीव करने में के लायक है। बिल्कुल। और हम भी यही चाहते हैं कि जितना हो सके इस बुक को पॉपुलैरिटी मिले और लोग एक्सेप्ट करें, पढ़ें इसको, और स्टूडेंट्स इससे बेनिफिट हों। तो जो भी वीडियो देख रहे हैं अभी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप इसको पढ़िए। और पहले तो आपको इसको परचेज करना पड़ेगा, तो प्लीज आप अमेजोन पे जाइए, हमारी वेबसाइट पे जाइए, आपको ये बुक अवेलेबल मिलेगा। सो थैंक यू सो मच सर, आज आपने ये हमारे साथ ये बातचीत करी, हमें काफी अच्छा लगा। क्योंकि जनरली हम जो बात करते हैं वो डिफरेंट टाइप के ऑथर्स होते हैं,
कभी वो फिक्शन पे लिखते हैं, कभी नॉन फिक्शन पे। बट आपसे जो बात हुई वो बहुत ही रियलिस्टिक टॉपिक है, जैसे कि नीट या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, और थैंक यू सो मच, आज आपने हमें ये समय दिया। एंड मैं यही उम्मीद करती हूँ कि आपकी बुक्स को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़े और उससे बेनिफिट हो। थैंक यू मैम। और उम्मीद है ये बुक एक नया रिवॉल्यूशन लेके आएगी। धन्यवाद। जी बिल्कुल।